हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफआर एजुकेशन। तो हम लोगों ने जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या केनाल रेज या पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया था, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि यदि अगर निगेटिवली चार्ज आयन अगर एग्जिस्टेंस में है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए इसी में। तो इसी में जो है सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है पॉजिटिव रेस के बारे में जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम था गोल्डस्टेन। तो आज हम लोग जो है उन्हीं पॉजिटिव रेस के बारे में, या जिनको हम लोग केनाल रेस भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केनाल रेस क्या होती है, पॉजिटिव रेस क्या होती है, तो किसने किया था? गोल्डस्टेन ने जो है इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। क्या नाम था उनका? गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, पॉजिटिव रेस उन्होंने देखी थी। ठीक है, इसी में जो लोग पढ़ते हैं ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्या रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड तो भी बाद में आएंगे, उसके बाद आएंगे, पहले पॉजिटिव रेस क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल्डस्टेन ने क्या किया कि ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, और इसमें क्या कैथोड एनोड है। उन्होंने क्या एक परफोरेटेड कैथोड ट्यूब ली। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, होल्स हो इस तरीके के। पसंद में इसमें क्या है, होल्स, इसको लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड ट्यूब बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया, कैथोड और इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या किया कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, जनरेट किया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो एनोड से एनोड के साइड से कुछ रेज आती हुई जो है कैथोड की तरफ दिखाई पड़ी। एनोड साइड से क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की ओर, है ना, एनोड की ओर से जो है कुछ रेज आती हुई दिखाई पड़ी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग पॉजिटिव रेज बोलते हैं या एनोड रेज भी बोलते हैं। वो क्या हुई कि जब एनोड की तरफ से जब इधर से रेस आ रही थी कैथोड की तरफ से, तो वो क्या हो रही थी, यही होल्स, इनसे क्या हो रही थी, पास हो रही थी। इन्हीं को हम लोग कैनाल्स बोल सकते हैं कि इन्हीं होल्स या कैनाल से क्या हो रही थी, इससे पास हो रही थी, कुछ क्या हो रही थी, पास हो रही थी, और कुछ क्या हो रही थी, इसी से बैक हो रही थी ना, मूविंग बैक जा रही थी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाल रेस, CANALRAYS। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं कि एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही थी, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और देखा गया कि वो क्या इन होल्स या कैनाल से क्या पास हो रही थी, और कैनाल से पास होने की वजह से क्या हुआ, उनको कैनाल रेस बोलते हैं। और एक कैसी रेस थी, क्या थी, पॉजिटिव रेस थी। बात समझ में आई? कैसी रेस थी, पॉजिटिव रेस थी। ठीक है, तो इसी में क्या किया था, गोल्डस्टेन ने इसके बारे में बताया था कि पॉजिटिव रेस थी। बात समझ में आई? तो इसी में जो है आगे चल के जो है, अभी रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड नहीं, इनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने जो है E/m की जो वैल्यू थी इसको फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था कि इसमें जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस को एज्यूम कर लिया था कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल कर दी थी, और उसके जरिए क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली E/m की वैल्यू को क्या किया था, फाइंड किया था, और लगभग मैक्सिमम वैल्यू आई थी। अच्छा, इसकी वैल्यू आई कितनी थी, तो लगभग 9.5 इंटू 10 की पावर 9.5 - 4 कूलाम पर ग्राम। ठीक, 9.5 × 4 कूलाम पर ग्राम क्या थी, इसकी वैल्यू उन्होंने फाइंड की थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कैनाल राशि क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या 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 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कैनाल रेस को क्यों कहते हैं, कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ क्या हो, जिसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया गया, तो कुछ रेस क्या हो जैसे आती हुई दिखाई पड़ी, क्या एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ। बात समझ में आई? तो वो क्या हो रही थी, इसी परफोरेटेड कैथोड से क्या हो रही थी, पास हो रही थी, जिनको कैनाल भी बोलते हैं, इसीलिए उनको कैनाल रेस नाम दिया गया। और क्या थी, एक पॉजिटिव रेस थी। बात समझ में आई? पॉजिटिव रेस थी, उसी को क्या बोलते हैं, कैनाल रेस बोलते हैं या पॉजिटिव रेस बोलते हैं। अब इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। ठीक है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैनाल रेस आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या होता है कि कैनाल रेस क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करती है। मतलब जो एनालाइज किया उन्होंने, ठीक है, गोल्डस्टेन ने, तो देखा कि जो कैनाल रेस होती है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करती है, कंटेन करती है। सेकंड पॉइंट क्या था कि कैनाल रेस आल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो कैनाल रेस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक, थर्ड क्या है, कैनाल रेस डू नॉट हैव कांस्टेंट E/m बिकॉज वैल्यू ऑफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल एंड गैस।
ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर किया उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो E/m की जो उसमें वैल्यू थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। मतलब वो इस पर डिस्चार्ज ट्यूब के मटेरियल या उसके अंदर क्या फिल है या कौन सी गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जो पॉजिटिव है ना, जो प्रोटॉन है या फिर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल और गैस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब E/m की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैनाल रेज आल्सो पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे उसमें भी था काइनेटिक एनर्जी पजेस करता, तो कैनाल रेज क्या होगा, इसमें भी जो है काइनेटिक एनर्जी को पजेस करेगा। मतलब क्या है कि अगर इसके बीच में अगर हम एक फ्लाईव्हील रखे हैं, हमने बताया था कागज का उस टाइप से, तो वो भी क्या करेगा, उसको मूव करा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो काइनेटिक एनर्जी को पजेस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। और आल्सो अफेक्ट दी फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे भी क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनली एनालिसिस इज डिटरमाइंड एज प्रोटॉन पार्टिकल। ठीक, एनालिसिस कह सकते हैं कि क्या है, प्रोटॉन पार्टिकल है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज देख ले, E/m की जो वैल्यू है 9.5 × 10 की पावर यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 होती है कूलाम पर ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार और देख सकते हैं क्या था कि एनोड की तरफ से कुछ रेजेस आती हुई दिखाई पड़ी, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, जो कि इस परफोरेटेड कैथोड से क्या हो रही थी, पास हो रही थी। और इसको हम लोग कैनाल भी बोल सकते हैं, ये जो होल्स हैं कैनाल टाइप का बात में, तो इसीलिए क्या हुआ कि इसको हम लोग कैनाल रेज बोलते हैं या पॉजिटिव रेज बोल सकते हैं। और इनको हम लोग एनोड रेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनोड रेज ना। बात समझ में आई, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इन्होंने बताया था कि ऑल्सो उन्होंने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। तो कुछ नहीं मिला तो इन्होंने वाटरमेलन में जो है एटॉमिक मॉडल ढूंढ लिया। तो इन्होंने क्या किया था कि वाटरमेलन लिया। तो वाटरमेलन में क्या होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं उसके, तो उसको क्या माना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। ठीक, कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आखिर मॉडल कैसा होता है एटम का। तो जो ब्लैक सीड्स होते हैं उसको क्या माना कि उसमें जो ब्लैक सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें इम्बेडेड होते हैं। और जो रेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, उसके चारों न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या बताया था इन्होंने कि आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। According to this concept, the position of electron in an atom is like seed embedded in watermelon. क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है एटम में क्या होती है, जैसे वाटरमेलन में सीड इम्बेडेड होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एटम के अंदर क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। एंड हियर बाय पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज लाइक न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो उसके अलावा जो रेड वाला पार्ट बचा है वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कैरी करता है, उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसमें इम्बेडेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये फेल कहां हो गया था, तो क्या होता है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। क्या क्या था, एटम के स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पा रहा था। ठीक है, तो ये बताएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लाइमन बामन पास्टन सीरीज तो क्या होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इन्होंने बताया था कि यदि हम एक क्या करें, एक गोल्ड फॉयल ले लें, एयू फॉयल, इसको क्या बोलते हैं, एयू मतलब गोल्ड का सिंबल होता है। तो गोल्ड फॉयल ले लें। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, काफी थिन फिल्म होती है। ठीक है, काफी पतली होती है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल को क्या किया, उस पर बम्बार्ड कराया। ठीक, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या थे, उस गोल्ड फॉयल से एकदम निकल जा रहे थे, मतलब ना इसको आरो पार इसके हुए जा रहे थे। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल के, वो इसको पार हुए, लेकिन कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। क्या हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो इन्होंने जो है इसके बिहाफ पर कुछ कंक्लूजन निकाले। भाई रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे क्यों, क्योंकि भाई अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। और लगभग ये पॉजिटिव और रिफ्लेक्ट बैक होते, जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ही कितने किसी टकरा रहे होंगे, तभी क्या होंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे होंगे। बात समझ आई। तो इसी बिहाफ पर उन्होंने क्या कुछ कंक्लूजन निकाले, क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फाइंड आउट फॉलोइंग कंक्लूजन्स। क्या क्या थे कंक्लूजन, पहला था कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हाँ होता है। एंड ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम के सेंटर में क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि मैक्सिमम एरिया जो होता है एटम का इज हॉलो, हॉलो होता है, खोखला होता है। एंड पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन वेरी स्मॉल वैल्यू। क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो काफी स्मॉल वैल्यू में क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या था कि सम ऑफ अल्फा रे वाज डिफ्लेक्ट एट 45 डिग्री। कुछ कह रहा है अल्फा रे जो होती है 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाती है।
ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि दैट देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये करती हैं, ये बताती हैं कि देयर वाज इंटरेक्शन, क्या अल्फा रे मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है इसमें न्यूक्लियस का। बात समझ में आई। एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है। ठीक, जो क्या है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था वही के वही क्या है फोर्थ पॉइंट है, देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या था कि सम ऑफ द अल्फा रे गेट रिटर्न बैक इन सेम डायरेक्शन प्रूविंग दैट द ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, क्या था कि सम ऑफ द अल्फा रे, हमने बताया था ना कुछ अल्फा रे क्या थी, वो रिटर्न बैक हो रही थी है ना, इन द सेम डायरेक्शन में। तो ये प्रूव करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सेंटर ऑफ एटम में क्या है, स्थित है, सिचुएटेड है। बात समझ में आई। तो ये हम लोगों ने जो है एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंक्लूजन निकले वो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर जो है रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और इन्हीं कंक्लूजन पर उन्होंने जो है कुछ कंक्लूजन निकाले, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी पर जो है उन्होंने कुछ और कंक्लूजन निकाले। क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट ये जो गोल्डफेलो लगे इसी पर क्या किया, कुछ इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और कुछ कंक्लूजन। एटॉमिक मॉडल क्या था, तो उन्होंने जो है रदरफोर्ड ने जो गोल्डफेलो एक्सपेरिमेंट किया था उसी पे बिहाफ पर कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या कंक्लूजन। सबसे पहला था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और दो पार्ट रखता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा क्या होता है, हॉलो एरिया होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था, देयर आर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कॉन्टिन्यूअसली। बताते हैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के चारों, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व किया जाते हैं ना, ये समझते होंगे ना कि बीच में क्या होता है, ऐसे करके ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सोलर सिस्टम जैसे होता है, बीच में सन होता है, बाकी उसके चारों प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो जस्ट लाइक वैसा ही समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि साइज ऑफ एटम जो होता है वो 1.2 into 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होती है और जो न्यूक्लियस का साइज होता है 1.75 into 10 की पावर -15 सेंटीमीटर या 1.75 FM। FM मतलब फर्मी। ठीक है, क्या होता है 1 इसके बराबर होता है न्यूक्लियस का साइज। इतनी बात समझ में आई। तो इन्होंने जो है ये अपने जो है कुछ कंक्लूजन्स निकाले। ठीक, तो कुछ सही भी थे, वैसे काफी कुछ गलत भी है इसमें। इन्होंने जो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, काफी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, तो इन्हें सब जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अभी नील्स बोहर आते हैं, तो नील्स बोहर ने काफी हद तक जो है जो बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था, काफी हद तक जो है सही एटॉमिक मॉडल दिया था इन सब की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, लिमिटेशंस थी वो देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर किसी एटम या इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर दो चीजों में अट्रैक्शन होता है और वो रिवॉल्व कर रही है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात है, अगर वो क्या रिवॉल्व करती है तो अपना कुछ ना कुछ क्या करती है, एनर्जी को लॉस करती है। तो वैसे ही अगर एटम की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जाहिर सी बात है इसको कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करनी चाहिए। अगर बात करें तो एनर्जी लॉस तो करता है, ठीक है, और एनर्जी लॉस भी करनी चाहिए। तो एनर्जी लॉस अगर ये करेगा तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस में आके ही गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस में आके अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो एटम का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एटम का क्या होगा, अस्तित्व का एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एनर्जी लॉस करता रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसा रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। ठीक, तो क्या कर रहा था, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या नहीं कर पाया थे, कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। ये एटम की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वही इसके बाद अभी जो है नील्स बोहर ने जो है इसको क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा जो है इसको प्रूफ कर दिया था। बात समझ में आई। इसमें n/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल होता है, देखेंगे अभी। तो क्या किया था इन्होंने, जो है कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बात समझ में आ गई। क्या था
कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं एटम के चारों ओर, तो एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस करेंगे, और एक समय बाद क्या होंगे, एनर्जी लॉस होते होते वो क्या होंगे, न्यूक्लियस में आके ही क्या होंगे, गिर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो एटम ही खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी। ठीक, तो इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, रदरफोर्ड। बात समझ में आई?